कल हम देख चुके थे चैप्टर की स्टार्टिंग, अम्ल क्षारक और लवण चैप्टर का नाम था, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था सूचक क्या होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो हमने पाया था कुछ प्राकृतिक इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ संश्लेषित इंडिकेटर भी होते हैं, और कुछ गंधीय इंडिकेटर भी होते हैं, गंधीय सूचक भी होते हैं। जो पीएच का लिटमस पेपर बनाया जाता है, उसको लिचिन नामक पौधे से निकाला जाता है, लिटमस विलियन, है ना, जो कि बैंगनी रंग का होता है। कुछ गंधीय सूचक जो पड़े थे वो थे प्याज का रस और लौंग का तेल, और एक और कौन सा था, वेनिला एसेंस, है ना। ये सभी जो है वो क्षारकों में जैसे ही डालते हैं तो अपनी गंध को खो देते हैं, जबकि अम्लों के साथ कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था, पहली रिएक्शन देखी थी अम्ल एवं क्षारकों की धातु के साथ अभिक्रिया। तो इसमें हमने देखा था कि बबल बनती है, यार प्रैक्टिकल देखा था, इसमें बबल बनते हैं और इन बबल को फोड़े तो आवाज आती है। वो चीज हमने आपको पहले ही दिखाया, हाइड्रोजन का बलून फोड़ के दिखाया था, कितनी तेज आवाज आती है। मतलब वीडियो दिखाया था उसका मैंने, तो हाइड्रोजन के बबल फूटने पर तेज साउंड आता है ना। मतलब क्या होता है, कभी भी अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण और गैस बनाते हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। सेम केस विद बेसिस ऑल्सो, है ना। क्षारक भी यही करते हैं, क्षारक भी धातुओं के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो यहाँ पर लवण बनता हुआ दिख रहा है और हाइड्रोजन गैस बनता हुआ दिख रहा है ना। एक बार हम इसकी अभिक्रिया जो है वो रिवाइज करेंगे, ताकि आपको बार बार अभिक्रिया लिखने का आदत डले और आप जो है अभिक्रियाएं लिखना सीखें। तो यहाँ पर हम पहली अभिक्रिया लिख रहे हैं, अम्ल की किसके साथ अभिक्रिया, अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। तो अम्ल में हम क्या ले रहे हैं, याद रखना है आपको, जब भी हम अम्ल की क्रिया धातु से करवाते हैं तो हमें हमेशा क्या मिलता है, हमें जो है वो सबसे पहले लवण मिलता है और साथ साथ क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। राइटिंग पे ध्यान ना दें, साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला होता है H2। उदाहरण के लिए यदि हम मान लीजिए, हम कौन सा उदाहरण लेते हैं इसमें, हमेशा जिंक का उदाहरण लेते हैं। जिंक की क्रिया हम जब धातु मतलब जिंक धातु हो गई और अम्ल कौन सा ले लिया, हम H2SO4 ले लेते हैं, H2SO4 ले लेते हैं। जब जिंक धातु की क्रिया हम अम्ल के साथ करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तो हाइड्रोजन गैस निकाल दी हमने, हाइड्रोजन गैस निकल गई, बचा हुआ क्या है, देखो यहाँ H2 निकल गया हुआ, बचा क्या हुआ है, बचा हुआ है Zn और SO4। Zn SO4 बचा हुआ है, बस वही लिख देंगे यहाँ पर, Zn SO4। Zn SO4 बच जाता है, जो कि लवण होता है, और साथ में क्या निकल जाती है, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। सॉलिड लिक्विड गैस का इसमें इंडिकेट कर सकते हो आप, बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस है। यहाँ पर सॉलिड लिक्विड गैस लिख सकते हो, मैं दूसरे कलर का यूज कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। जिंक सॉलिड है, H2SO4 एक्वस फॉर्म में है, मतलब पानी में घोला हुआ है, उसको एक क्यों लिखेंगे। ZnSO4 जो बनता है वो जो बनता है ZnSO4 जो है वो एक्वस फॉर्म में ही बनता है, और साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस, जो कि गैस के फॉर्म में, एनसी के फॉर्म में, है ना। इसको आप ध्यान रखेंगे। आप चाहो अगर कंफ्यूजन होता है तो इन सभी को स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर कोई परेशानी वाली बात भैया नहीं। हाँ, जिंक अम्ल है। जिंक अम्ल नहीं है, जिंक धातु है, मैंने उटपटांग कर दिया, थोड़ा इधर उधर हो गया। जिंक धातु है और H2SO4 अम्ल है। अरे भाई, थोड़ा सा रहम कर लो, चलो लो, अब ठीक है, पलटी कर दी मैंने, अब ठीक है। हमेशा लेकिन रिएक्शन में जो है वो धातु को पहले लिखा जाता है, हमेशा, पता नहीं क्यों ऐसा रूल बना के रखा है उन्होंने, धातु को पहले लिख देते हैं। तो जिंक पहले लिखा जाता है, H2SO4 बाद में लिखा जाता है। इधर उधर भी कर सकते हो, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, हम किसी दूसरे का रिएक्शन भी लिख सकते हैं, कैसे हुआ, जिंक की जगह हम कोई दूसरी धातु ले लेते हैं। उदाहरण के लिए हम जो है वो कौन सी ले लें, एल्यूमिनियम ले लेते हैं, चलो। एल्यूमिनियम धातु है ना, तो Al धातु ले लिया हमने। आप फिर बोलोगे कि धातु इस साइड ले ली, तो ले सकते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं है, धातु इस साइड ले सकते हैं। धातु की क्रिया हम अम्ल से करवा रहे हैं। फिर से कौन सा अम्ल लिया हमने, H2SO4 लिया। फिर से कौन सा अम्ल लिया, H2SO4 लिया। तो यहाँ पर क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ये तो तय है ना। एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा, क्या मुझे कोई एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला बता सकता है। AlSO4। नहीं, और कोई, Al2SO4। थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है।
AlCl3। वो तो क्लोरीन हो जाएगा यार, सल्फेट है ना यार, सल्फेट में तो SO4 ही रहता है। भैया हम्म Al2 और ब्रैकेट में SO4 और फिर क्यूब है ब्रैकेट बंद। बहुत सही। Al2SO4 का होल ट्राइस हो जाएगा। आपको याद रखना होगा जब भी एल्यूमिनियम साथ में रहता है तो यहाँ संयोजकता के कारण से सल्फेट लगे या क्लोरीन लगे, वहां पर 3 ही लगता है। एल्यूमिनियम के साथ सल्फेट लगे या क्लोरीन लगे, वो हमेशा 3 ही रहेगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनता है AlCl3, याद आ रहा होगा शायद, है ना। ऐसे सल्फेट का क्या बनेगा, Al2SO4 का होल ट्राइस बनेगा। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, हमको रिएक्शन बैलेंस करना पड़ेगी। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, एल्यूमिनियम तो 2 चाहिए हमको, एल्यूमिनियम 2 करने के लिए आगे क्या लगा देंगे, इसके एल्यूमिनियम को 2 लगा देंगे आगे। अब देखना यहाँ पर भी वन हाइड्रोजन गैस ही रही है ना, लेकिन हमको रिएक्शन बैलेंस करना पड़ रही है, तो Al2 आगे 2 लगाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। फिर उसके बाद क्या लगाना पड़ेगा, एस के आगे, एस देखो कितने हैं, 3 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 12 है। ऑक्सीजन 12 करना है और S3 करना है, तो आगे कितने लगा दूं, 3 लगा दूं। एस कितने हो जाएंगे, 3, और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 4 तिया 12 हो जाएंगे। बहुत दिनों बाद बैलेंस कर रहे हैं मेरे ख्याल से अपन रिएक्शन। तो ये हो जाएगी। अब हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3 दूनी 6 हो जाएंगे। 6 करना है तो कुछ नहीं करूंगा, आगे 3 लगा दूंगा। अब रिएक्शन कैसी हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो हमेशा जब भी कोई भी धातु होगी, कोई भी धातु होगी, अभी इस केस में एल्यूमिनियम थी, उसकी क्रिया हम अम्ल के साथ करवाएंगे तो हमेशा ही हाइड्रोजन गैस और हमें लवण प्राप्त होगा। तो ये भी लवण है, ये भी लवण है ना। हमेशा ही हमको क्या प्राप्त होगा, हाइड्रोजन गैस और लवण प्राप्त होगा। कोई सी भी धातु की क्रिया आप अम्ल के साथ करवा लो। एक रिएक्शन हमने ये देखी थी, आपको ये वाली याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं हो रही है तो, है ना। वैसे है इजी, आपको ये वाली जरूर याद रखना है, जिंक की क्रिया H2SO4 के साथ। ये वाली रिएक्शन को भूलना नहीं है, ये वाली एग्जाम में पूछी जा सकती है और इजी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो ये वाली भी इजी है, इसमें टफ नहीं है कोई सी। आप एक आध धातु की आप खुद से करके देखिएगा अपनी मर्जी से, है ना। किसी भी अम्ल के साथ क्रिया करवा कर, जरूरी नहीं है H2SO4 के साथ करवाओ, HCl के साथ भी करवा सकते हो आप, है ना। जिंक की करवाइएगा, जिंक की HCl के साथ करवाइएगा, आपको जिंक क्लोराइड मिलेगा। जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए उसके लिए। उसके बाद हमने नेक्स्ट वाला देखा था, क्षारकों की अभिक्रिया अगर हम धातु से करवाएं, मतलब धातु, इस बार धातु में इधर लिखता हूँ, धातु प्लस क्षारक, धातु प्लस क्षारक करते हैं ना, तो भी हमको लवण और हाइड्रोजन गैस ही मिलती है, तब भी हमको लवण और हाइड्रोजन गैस ही मिलती है। उदाहरण किसका लिखा हुआ है, सोडियम धातु का, नहीं जिंक धातु का लिया हुआ है, जिंक धातु का लिया हुआ है। और क्षारक कौन सा लिया हुआ है, सबसे ज्यादा क्षारक जो यूज किया जाता है वो NaOH यूज किया जाता है। NaOH, NaOH का फुल फॉर्म बताओ भैया कोई, NaOH का पूरा सोडियम हाइड्रोक्साइड। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ये बनाता है एक लवण जिसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा टफ है और याद नहीं होता है, और एक ही बार आया पूरी बुक में, इसलिए इसको रटने को ही बोल देता हूँ मैं। Na2ZnO2, ZnO2, Na2ZnO2। रुचि आप बता सकते हो इस सोडियम जिंकेट में कौन कौन से तत्व विद्यमान है, इसको देख के बताना है केवल। रुचि आप बताइए, इस सोडियम, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट, आप बता सकते हो कौन कौन से तत्व हैं इसमें। रुचि नहीं बता सकती हैं। रिया आप बता सकती हो कौन कौन से तत्व हैं जो मैंने अभी बताया रेड कलर से सोडियम जिंकेट में, उसमें कौन कौन से तत्व विद्यमान है। ऑक्सीजन, हम्म Na, कौन सा तत्व है, आशिफा, कौन सा तत्व है। सोडियम। सोडियम, बहुत अच्छे। अर्चना, Zn कौन सा तत्व है, जिंक। कौन कौन से तत्व विद्यमान है अर्चना इसमें तीनों। भैया सोडियम, जिंक, ऑक्सीजन। बहुत अच्छे अर्चना, है ना। इसमें 3 तत्व विद्यमान है, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। पूरी बुक में एक ही बार फॉर्मूला आया हुआ है ये सोडियम जिंकेट का, है ना। इसलिए ज्यादा पूछा भी नहीं जा सकता है, बहुत कम चांसेस है सोडियम जिंकेट के पूछे जाने के, है ना। सोडियम जिंकेट बनाता है, जो कि क्या है, एक प्रकार का लवण है, जो कि क्या है, लवण है एक प्रकार का। और इससे हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है, धातुएं क्षारक हो या अम्ल, धातुएं
क्षारक हो या अम्ल कुछ भी हो, उनके साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस उत्पादित करती हैं और साथ में बनाती हैं लवण, है ना, हमेशा। तो ये क्लास में हमने कल देख लिया था। इन रिएक्शन को आप जितनी बार लिख के देखोगे उतनी मजबूती के साथ आपके साथ बनी रहेंगी और आपको याद होती जाएंगी। और इसके फिनोमिना बोलते जाना है आपको। अगर फिनोमिना नहीं बोलोगे कि अम्ल धातु के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है, अम्ल क्षारकों के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है, तो हमको जो है वो इसको बोल बोल के लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करके लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको याद हो जाएंगे। नीचे लिखा हुआ आप देखेंगे अभिक्रिया पुनः हाइड्रोजन बनता है, किंतु ऐसी अभिक्रियाएं सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। ये जरूर लिख दिया इन्होंने कि क्षारकों के साथ जिंक की क्रिया करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सभी धातुओं के साथ पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलेगी, लेकिन हम बोल सकते हैं। और इसीलिए ये वाला पोर्शन, कौन सा पोर्शन, धातुओं की क्षारक के साथ अभिक्रिया का पोर्शन बहुत कम पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत कम धातुएं हैं जो कि NaOH के साथ या फिर क्षारकों के साथ क्रिया करती हैं। मैंने आपको खुद देखा, यहाँ पर आपको मैंने 2 उदाहरण बता दिए तुरंत खुद से बना के। एक उदाहरण एल्यूमिनियम का और हाइड्रोजन सल्फेट का, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है यहाँ पर खुद से बना के बता दिया, जबकि मैं यहाँ ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मैं चाहूँ कि यहाँ पर जिंक की जगह एल्यूमिनियम बना दूं, तो एल्यूमिनियम जिंकेट नाम का अगर बनता होगा तो बहुत मुश्किल से बनता होगा, ऐसी इतनी आसानी से रिएक्शन नहीं कर पाता वो। इसलिए मैं इसका दूसरा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि बहुत कम उदाहरण है ऐसे जहाँ पर बहुत कम धातुएं जो है वो क्षारकों के साथ अभिक्रिया करती है। जिंक करती थी इसलिए सोडियम जिंकेट बना दिया उन्होंने, और पूछा भी कम जाता है, ये बहुत पूछा जाता है। अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया बहुत बार पूछा जाता है ना, ये जरूरी है। अगला देखते हैं, हमने देखा हाँ इसको डिस्कस करना था आज, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर केवल और केवल अम्ल लिखा हुआ है, क्षारक नहीं लिखा हुआ है। जबकि अपन ने अभी शुरू में देखा था धातुओं के साथ अभिक्रिया में, तो उसमें देखा था अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, दोनों ही चीज आई थी। जबकि अभी क्या आ रहा है, अभी आ रहा है केवल धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। पहले तो इस शब्द पे गौर करेंगे हम, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसको अपने पेंट स्क्रीन पर ले जाते हैं। तो हमारा अगला सब टॉपिक है धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि धातु कार्बोनेट होते क्या हैं। धातु कार्बोनेट, कार्बोनेट का धातु मतलब कोई भी मेटल, मेटल को M से लिख सकता हूँ मैं, मेटल, और कार्बोनेट होता है CO3, कार्बोनेट होता है CO3। M की जगह कोई भी मेटल आ सकती है, धातु आ सकती है, जैसे उदाहरण के लिए NaCO3, सोडियम कार्बोनेट, वैसे Na2CO3 होता है जहाँ तक पता नहीं। सोडियम कार्बोनेट को छोड़ो, अभी यहाँ पर सोडियम की जगह हम जो है वो कैल्शियम लिख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट सबसे अच्छा उदाहरण, चूना पत्थर जिसको बोलते हैं। तो कैल्शियम क्या है, एक धातु है। अब आपको ये क्या है, कभी कभार सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि हमने जो है वो ये कैल्शियम जो देखा, मतलब चूना पत्थर को देखा है, वो पत्थर के रूप में देखा है या फिर चूने के रूप में देखा हुआ है, तो आपको तो ऐसा लगता है कि यार चूना कैसे धातु हो सकती है ना। चूना, जब ऐसा हमको फीलिंग आती है कि चूना कैसे धातु हो सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली है ना। आपको भली फीलिंग ना आए, लेकिन कैल्शियम जो है वो धातु है जिससे हमारी हड्डियां बनी हुई है। तो आप बोलोगे भैया हमारी हड्डियां धातु से बनी हुई है, हाँ मेटल से बनी हुई है, कैल्शियम है। अब पूरी मेटल नहीं है, कैल्शियम हड्डी में बहुत सारे तत्व हैं, लेकिन जिसमें से कैल्शियम महत्वपूर्ण है, मेन है। बिल्कुल आप बोल सकते हो कि हमारी हड्डियां जो है मेटल की तरह व्यवहार कर सकती हैं, बिल्कुल है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaCO3। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na2CO3, Na2CO3। तो जब भी कोई भी धातु के आगे कार्बोनेट लग जाएगा तो उसको बोलते हैं धातु कार्बोनेट, है ना। कुछ भी कार्बोनेट हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, सोडियम कार्बोनेट हो सकता है, और कुछ एल्यूमिनियम कार्बोनेट हो सकता है। हालांकि इतने पॉसिबल नहीं है, इतने ज्यादा कॉमनली नहीं आते हैं वो, लेकिन होते तो हैं। धातु कार्बोनेट यही होते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होते हैं। तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट कुछ भी नहीं है, इसमें क्या लगा था, मेटल कार्बोनेट था वो। इसमें भी कोई मेटल, कोई ना कोई मेटल होगी, कोई ना कोई धातु होगी, और हाइड्रोजन कार्बोनेट रहेगा, मतलब HCO3 रहेगा बस। इधर क्या था, इधर CO3 था, इसको क्या बोल रहे थे, इसको बोल रहे थे कार्बोनेट। अब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल रहे हैं ना, तो कुछ नहीं है, बस कार्बोनेट के आगे क्या लग गया है, एक H लग गया हुआ है।
है ना। तो कार्बोनेट के आगे H लग गया तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट पढ़ लेंगे, कुछ भी नहीं है, इजी सा है ना। बस तो इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ साथ इसको बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं, बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं। जो एक बाई कार्बोनेट बहुत ज्यादा यूज किया जाएगा वो होगा सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो मेटल की जगह मैं क्या लिख दूं, मेटल की जगह लिख देता हूँ Na, Na धातु है ना, बिल्कुल है Na, सोडियम बाई कार्बोनेट HCO3, NaHCO3। तो ये हो जाएगा सोडियम बाई कार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सेम ही चीज है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत काम की चीज है। मुझे 12th में नहीं पता था, आपको अभी 10th क्लास में पता चल रहा है, मेरा नॉलेज है। तो मैं बहुत बड़ी मिस्टेक करता था, ये बहुत छोटे छोटे ब्लंडर थे जो मेरे को बहुत भारी पड़े। आप लोग को बता रहा हूँ, हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जब भी H लगा हुआ है तो इसी को सोडियम बाई कार्बोनेट भी पढ़ सकते हैं और इसी को जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी पढ़ सकते हैं। मैं समझता था दोनों अलग अलग हैं, लेकिन नहीं है ना। मैं आपको सिखा रहा हूँ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाई कार्बोनेट दोनों ही सेम चीज है, इसी को बोलते हैं। ये M क्यों लिखा हुआ है, धातु के लिए लिखा हुआ है। कभी भी ऐसा फॉर्मूला नहीं मिलेगा आपको, M कोई तत्व नहीं है अपने आप में, Mg होता है, Mn होता है, कभी भी MCOH ये नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि M कोई तत्व नहीं है। यहाँ मैंने क्यों लिखा है, फिर मैंने मेटल को दिखाने के लिए कहा है। मेटल की जगह कोई सी भी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारी मेटल मौजूद है, कोई सी भी मेटल हो सकती है। सोडियम बाई कार्बोनेट एक जिसमें से प्रमुख है। तो आप बोलने ये चाह रहे हैं कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल कैसे अभिक्रिया करता है, मतलब ये जो है वो अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करती है। ध्यान रहे, क्षारकों के साथ नहीं, केवल अम्लों के साथ। धातु कार्बोनेट हो, धातु कार्बोनेट हो या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, ये दोनों ही अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, ये वाला टॉपिक हमको ये सिखा रहा है। तो दो अभिक्रिया आती है, नीचे देखते हैं। पहला लिखा हुआ है Na2CO3, ब्रैकेट पे ध्यान मत दीजिएगा, ब्रैकेट पे ध्यान मत दीजिएगा। यहाँ पर केवल आपको जो है वो रिएक्शन पे ध्यान देना है, और केवल इनको मत ध्यान दीजिएगा कि सॉलिड लिक्विड गैस, आपको इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, इस पे ध्यान मत दीजिएगा, केवल रिएक्शन पे ध्यान दीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर जो है वो रिएक्शन जो हो रही है वो क्या हो रही है, वो हो रही है सोडियम कार्बोनेट की क्रिया हम अम्ल से करवा रहे हैं। अम्ल क्या लिया हुआ है इन्होंने, हमने यहाँ पर HCl लिया हुआ है ना। Na2CO3 की क्रिया हमने किससे करवाई, HCl से करवाई। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें NaCl प्राप्त हुआ, साथ में निकला पानी और साथ में निकली हाइड्रोजन गैस। साथ में क्या निकली, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सॉरी सॉरी सॉरी, हाइड्रोजन गैस नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बोल दिमाग में सही है लेकिन बोल गलत रहा हूँ, कई कबार हो जाता है कभी, है ना। तो यहाँ पर हमने पहली रिएक्शन में क्या करी, धातु कार्बोनेट की क्रिया किससे करवाई, अम्ल के साथ करवाई। धातु कार्बोनेट की क्रिया किससे करवाई, अम्ल के साथ करवाई। तो लवण बना, पानी बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, तीन चीजें बनी। लवण बना, पानी बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। और दूसरी प्रणाली में देखो, हमने सोडियम बाई कार्बोनेट लिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया हुआ है। सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों एक ही नाम है ना। सोडियम बाई कार्बोनेट लिया हुआ है, सोडियम बाई कार्बोनेट की क्रिया फिर से हमने कैसे करवाई, HCl से करवाई। ये अभी तुम बोलोगे दो कहाँ से आ गया, इसमें दो नहीं है, अंतर है, बता रहा हूँ, वो रिएक्शन बैलेंस की हुई है, उस पर ध्यान मत दो। सोडियम बाई कार्बोनेट की क्रिया किससे करवाई, HCl से करवाई। तो फिर से क्या बना, लवण मिला, पानी मिला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली। मतलब धातु कार्बोनेट हो चाहे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, हमेशा ही हमें तीन चीजें मिल रही हैं, लवण, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसको हम जनरलाइज वे में क्या लिख सकते हैं, जनरलाइज वे में लिख सकते हैं धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। राइटिंग पे ध्यान मत दीजिए, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। इन दोनों की क्रिया जब किसी हम अम्ल के साथ करवाते हैं, अम्ल के साथ करवाते हैं, तो हमें क्या मिलना चाहिए, क्या मिलता है, हमको मिलता है लवण, हमको मिलता है पानी, हमको मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये हमने क्या कर दिया, हमने इसको जनरलाइज वे में कर दिया। तो यहाँ पर केवल सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट ही लिया था, हम यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं, या कोई अन्य धातु कार्बोनेट या अन्य धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी ले सकते हैं। तब भी क्या बनेगा, लवण बनेगा, पानी बनेगा और
CO2 बनेगी, है ना। ये मतलब धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया अम्ल से करवाने पर लवण, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसको याद रखना है, इसी से आपको जो है वो आगे चीजें याद रहेंगी, ये वाली चीजें, है ना। अपन अगर यहाँ पर देखें आप, यदि जो मैंने लिखा हुआ है उसी चीज को यहाँ नीचे जो है इन्होंने भी लिख के रखा होगा, देखो ये लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखोगे आप तो इसमें आपको पता चलेगा धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनाते हैं, है ना। ये मेन चीज है जिसको आपको याद रखना है। वही चीज मैंने आपको अभी लिख के भी बताई, तो उसमें कुछ भी ज्यादा टफ नहीं है, कुछ भी ज्यादा ऐसी कोई वैसी वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर दो रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन को आपने देख लिया कि सोडियम कार्बोनेट, इसको एक बार लिख के देख लेते हैं, है ना, इसकी एक बार प्रैक्टिस जरूर होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया करवा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने लिया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट की क्रिया हम किससे करवा रहे हैं, अम्ल से करवा रहे हैं। अम्ल कौन सा लिया हुआ है हमने, HCl लिया हुआ है, H कैपिटल C कैपिटल L स्मॉल, HCl। इससे क्रिया करवाएंगे तो लवण बनेगा, एक लवण कौन सा बनेगा, NaCl बनेगा, है ना, NaCl बनेगा। आप बोलोगे भैया हमको याद कैसे होगा कि लवण NaCl बनेगा या Na2Cl क्यों नहीं बनेगा, तो NaCl ही होता है लवण। Na और यहाँ पर देखो, यहाँ पर सोडियम पॉजिटिव है, धनायन है, और क्लोरीन ऋणायन है, दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे तो NaCl ही बनना है, कोई और तत्व है ही नहीं यहाँ पर, है ना। तो NaCl एक लवण बन जाएगा साथ में। अच्छा चलो ठीक है, NaCl याद नहीं रहता ना आपको, इतनी जगह छोड़ दो, आपको पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो याद है ना, पानी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, पानी निकल गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई, मतलब देखना यहाँ पर पानी निकल गया मतलब H2O निकल गया, मतलब ये वाला निकल गया। चलो ठीक है, अभी बैलेंसिंग कर रहे हैं, तत्वों पे ध्यान दो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकल गए और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल गया, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन भी निकल गया। बचा क्या क्या है, बचा हुआ है Cl और Na, ये क्या बना लेंगे, ये दोनों जो है मिलकर लवण बना लेंगे। तो बस NaCl से तो एक ही लवण बनता है ना, जो कि NaCl है। तो यहाँ पर हम बचे हुए को क्या लिख देंगे, NaCl लिख देंगे। अब देखोगे आप रिएक्शन बैलेंस नहीं है, NaCl तो हमने लिख लिया, लेकिन रिएक्शन बैलेंस नहीं है। रिएक्शन बैलेंस कैसे नहीं है, यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा किसके दिख रहे हैं आपको, ऑक्सीजन के दिख रहे हैं 3, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर भी फॉर्चुनेटली ऑक्सीजन 3 है, ये तो बैलेंस हो गई। फिर उसके बाद यदि हम देखें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हमको कितने चाहिए, 2 चाहिए। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 1, 2 लगाने के लिए आगे क्या करेंगे, आगे 2 लगा देंगे। हाइड्रोजन 2 हो गए, तो इसके साथ क्लोरीन भी 2 हो गए, क्लोरीन 2 हो गए, तो आगे क्या करना पड़ेगा, इसके आगे क्लोरीन को भी 2 करना पड़ेगा। यहाँ क्लोरीन 2 करे तो सोडियम भी 2 हो गए, है ना। सोडियम को 2 करने के लिए यहाँ पर ऑलरेडी सोडियम 2 है, कार्बन 1 चाहिए था, कार्बन 1 हो गया, मतलब हमारी रिएक्शन कैसी हो गई, बैलेंस हो गई। अगली रिएक्शन हम अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की देखेंगे, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों ही एक ही नाम है। NaHCO3 की क्रिया हम अगर HCl से करवाते हैं, HCl से करवाते हैं, तो फिर से हमको क्या मिलेगा, लवण ही मिलेगा, जो कि क्या होगा, NaCl ही होगा, प्लस पानी मिलेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। अब अच्छी बात ये होगी कि यहाँ पर बैलेंसिंग की जरूरत हमको शायद नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, देखो हमको यहाँ पर ऑक्सीजन 3 चाहिए, ऑक्सीजन 3 मौजूद है, 1 2 3, 2 और 1 3, है ना। हाइड्रोजन 2 चाहिए है, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन 2 चाहिए है, हाइड्रोजन यहाँ पर 1 ये हो गया और 1 ये हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गए। सोडियम यहाँ पर 1 चाहिए, तो सोडियम 1 यहाँ पर है ही। क्लोरीन हमको 1 चाहिए, तो क्लोरीन भी यहाँ पर 1 है, तो हमको रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं होगी, ये हो जाएगी रिएक्शन, है ना। तो अब आपको धीरे धीरे करके देखो रिएक्शन बढ़ती जा रही है। पहले आपने अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करवाई, फिर आपने जो है वो क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया करवाई जिसमें सोडियम जिंकेट बना, फिर उसके बाद आपने धातु कार्बोनेट की क्रिया अम्ल के साथ करवाई, फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया अम्ल के साथ करवाई, है ना। ये रिएक्शन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो आपके लिए जो है वो अच्छा रहने वाला है, आपको परेशानी नहीं होगी, है ना। यहाँ पर जो है उन्होंने उसी रिएक्शन को और आगे बता दिया है
कि यदि हम चूने के पानी में CO2, जो हमने फूक वाला प्रैक्टिकल करा था, चूने के पानी में अगर हम सांस छोड़ते हैं तो उसका रंग जो है वो सफेद हो जाता है, जो कि क्या बनाता है, CaCO3 बनाता है। वो ज़्यादा उसके बारे में हम प्रैक्टिकली बात कर चुके हैं। उसके बाद हम कल देखने वाले हैं उदासीनीकरण की प्रोसेस क्या होती है, उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। अभी तक हम जो है वो 2 टॉपिक, 2 रिएक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। मैं रेगुलर ऐसे ही करूंगा, आपको पिछली रिएक्शन जो है वो रिवाइज करवाता हुआ चलते जाऊंगा, ताकि आप भूलो ना। बार बार रिएक्शन रिवाइज होगी तो उतनी जल्दी रिमेम्बर करने में भी आसानी होगी, याद करने में भी। आपका काम क्या है, आप प्रैक्टिस करते जाइए लगातार। आज जो है वो टोटल मिला के 2, 3, 4, 5 रिएक्शन हो चुके हैं अभी तक, है ना। तो इन 5 रिएक्शन को बार बार लिख के देखना है। ठीक है, आज का आपका होमवर्क आपने घर पे ही करना है, आपको पेस्ट नहीं करना है ग्रुप पर। 5 रिएक्शन को एक बार लिख के देखिएगा, बोल बोल के लिख के देखिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है।